मेरी बातचीत हुई थी, लोकसभा चुनाव मुझे लड़वाने का वादा भी हुआ था, लेकिन किसी कारणवश लोकसभा चुनाव में टिकट होते होते लास्ट मोमेंट पे मेरा रह गया। अपनी जान की हानि भी क्यों ना करनी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार। एक बार यह काम हो जाएगा तो आप मालिक ने चाहा। मुनव्वर हसन तो खैर बहुत बड़ी हस्ती थी, लेकिन ज़रूर आप यह देखेंगे कि दूसरा मुनव्वर हसन यहाँ पर आ गया। हेलो दोस्तों, आज हम सोशल जस्टिस नेटवर्क पर आपका वेलकम करते हैं। आज हम उस शख्सियत के पास हैं कि जो उभरता चेहरा है और नौजवान लीडर माने जाते हैं हमारे इलाके के, और एक मशहूर घराना भी है जिससे ताल्लुक़ रखते हैं, और इस वक्त इनका ताल्लुक़ राष्ट्रीय लोकदल में इसके वरिष्ठ बड़े एक लीडरों में इनका शुमार होता है। और अगर मैं आपको बताता चलूँ, इनकी बड़ी हिस्ट्री बताते वक्त लग जाएगी, लेकिन हम वक्त को मुख्तसर करते हुए अगर इनसे कुछ सवालात ऐसे हैं कि जो बड़े काफ़ी दिनों से हमने सोचा था, क्योंकि हम इलाकों में घूमे तो लोगों की चिंताएं थी जो हम आज हम नेता साहब से मिल पाए हैं। तो हमारा इनसे पहले थोड़ा हालात पूछ लेते हैं। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया, अच्छा है। अच्छा, आपसे हमारे कुछ सवालात होंगे। सवाल पहला ये है कि आपने इतना वक्त, यानी चौधरी मुनव्वर हसन साहब थे, आपके बड़े भाई थे, इतना वक्त कहाँ गुजारा? आप कितने तालीम याफ्ता हैं? एक्चुअली मुनव्वर भाई जब सियासत में थे, माशाल्लाह बहुत चरम सीमा पर उनकी सियासत चमकी है, लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया और आज भी उनकी याद ताज़ा है लोगों के दिलों में उसी तरह से। तो जब मुनव्वर भाई थे, राजनीति में थे, तो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, एजुकेशन में थे, और उसके बाद फिर मैं बिज़नेस में इन्वॉल्व हो गया था। मुनव्वर भाई के रहते हुए हम लोग अपना बिज़नेस कर रहे थे और पढ़ाई के बाद हमने अपना बिज़नेस शुरू किया। अच्छा, आपने कितनी डिग्रियां हासिल की है? ऐसा इलाका है, अनपढ़ इलाका कहा जाता है, लेकिन ऐसे इलाके में आपने कितनी डिग्रियां हासिल की? मैंने एक्चुअली बीकॉम कॉमर्स किया था यहाँ से, उसके बाद मैंने एमबीए किया था, और उसके बाद एक्सपोर्ट मैनेजमेंट का मैंने डिप्लोमा भी लिया था। गोल्ड ज्वेलरी का मैंने एक्सपोर्ट मैनेजमेंट किया था, और इस तरह के कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने कोर्स किए थे। और उसके बाद फिर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस शुरू किया उस दौरान, और मेरा ज़्यादा टाइम बिज़नेस में ही निकला है। मुनव्वर भाई की डेथ से पहले मैंने एक्सपोर्ट का काम किया है, मैन्युफैक्चरिंग का काम किया है। उसके बाद मैंने एक अपनी यूनिट कैराना में भी हसन स्टील करके यहाँ पे लगाई थी, वह भी बहुत अच्छा काम चला था। लेकिन वह राजनीति के भावना से वह मतलब मेरा बिजनेस सफ़र हुआ है, राजनीतिक द्वेष कारण से, राजनीति का शिकार कहिए कि राजनीति का शिकार हो गया है। अच्छा, नाज़रीन से मैं बताता चलूं कि ये वो लीडर हैं जो इस वक्त अगर कहा जाए कि इनके पास इतनी तालीम है, लेकिन हम बड़ों से सुनते आए हैं कि सच्चे आदमी को फील्ड में जगह देने नहीं देते कुछ अफरादी लोग। तो हमारा इसी से जुड़ा हुआ एक 2018 में इन्होंने जो है एक तौर पर ये इन्होंने एक्शन लिया था, और इस एक्शन में अगर आपको हम कहानी बताएं, 2018 के विधायक का जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो उसमें जब इन्होंने अपना टिकट जो है लोगों से मोहब्बत के तौर पर तैयार हुए थे, तो ये इस वक्त राष्ट्रीय लोकदल में हैं। तो अगर ये उस वक्त में इलेक्शन लड़ते तो उस वक्त में समाजवादी पार्टी के ये कहिए जो इस वक्त के लीडर हैं, नाहिद हसन, इनकी अम्मा थी तबस्सुम हसन जी, वो इलेक्शन शायद हार जाती अगर ये इलेक्शन लड़ते। लेकिन उस वक्त उन्होंने बजाय इन्होंने अपने आप को लोगों से खिदमत करने के बजाय उनको मौका दिया और कुर्बानी दी, और राष्ट्रीय लोकदल के जो युवा नेता हैं, मशहूर नेता हैं जेद चौधरी जी, उनकी बात को इन्होंने माना। तो ये इन्होंने अपना एक कदम पीछे हटाया, और इनसे कुछ लोगों ने शिकायतें भी थी जो उस वक्त हुई थी, लेकिन अब लोग चाहते भी हैं। तो इसी माध्यम से मैं इनसे सवाल करूंगा कि उस वक्त 2018 के इलेक्शन में आपको क्या हुआ था? जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। 2018 में यहाँ पर लोकसभा का उपचुनाव हुआ था कैराना सीट पे।
तो उस समय स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि लोकसभा के चुनाव होने थे और उससे जस्ट एक साल पहले यह उपचुनाव एक ट्रायल के रूप में देखा जा रहा था। स्थिति ऐसी बनी थी, फूलपुर गोरखपुर बीजेपी चुनाव हारी थी, तो उन्होंने पूरा कंसंट्रेशन जो है वो कैराना उपचुनाव पे किया था। तो उन्होंने पूरी ताकत कैराना उपचुनाव में झोंक दी थी। इधर हमारा परिवार में भी मतभेद चला हुआ था। परिवार में हमारा तबस्सुम भाभी है हमारी, उनके साथ में मतभेद था। लेकिन मैंने यहाँ पे नॉमिनेशन किया था। यहाँ पर बीजेपी से मरगांगा प्रत्याशी थी और आरएलडी से तबस्सुम हसन थी और मैंने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन कर दिया था। जब जनता की चाहत इतनी थी कि क्योंकि आरएलडी की जो प्रत्याशी सिलेक्ट की गई थी वह बहुत कमज़ोर थी, तो जनता ने हमसे आग्रह किया कि आगे आओ और चुनाव आप जीत सकते हैं। तो मैंने जनता के कहने से, सब लोगों के प्यार मोहब्बत से मैंने निर्णय लिया था चुनाव लड़ने का। लेकिन चुनाव लड़ते लड़ते जब मैंने देखा कि तीनों बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब अगर हम दोनों भाभी देवर अगर मजबूती से चुनाव लड़ गए तो उसका सीधा का सीधा फायदा बीजेपी को होने जा रहा था। और बीजेपी का प्रत्याशी, शायद हमारी आपसी लड़ाई के कारण बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव में सफलता हो सकता है, सफलता पा जाते। लेकिन क्योंकि मैंने एक कदम पीछे हटाया यही सोचकर कि इस चुनाव का जो अगर इस चुनाव में जो भी फैसला आएगा वह जनता पर एक इम्पैक्ट छोड़ेगा और वह इम्पैक्ट पूरे आगे आने वाले लोकसभा चुनाव पर उसका इम्प्रेशन जाएगा। अगर यहाँ पर आरएलडी की प्रत्याशी जीत जाती हैं तो बीजेपी को बहुत भारी चुनाव अगले चुनाव में होने वाला था। तो इसी कारण से, और अगर बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत जाता तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा अगले चुनाव में लोकसभा में होने वाला था। तो हमने एक कदम पीछे हटाया इसलिए क्योंकि हमारी आपस की मतभेद हैं, घर में बैठ के भी आज नहीं कल सुलझ जाएंगे। लेकिन यह एक ऐसा इंप्रेशन चला जाता कि बीजेपी को उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता अगर बीजेपी का प्रत्याशी है जीत जाता। तो मैंने अपने आप को विड्रॉ किया और यहाँ पर जो राष्ट्रीय लोकदल के हमारे उपाध्यक्ष है जयंत चौधरी जी, और उनके कहने से मैंने अपने आप को फील्ड से हटाया। जयंत चौधरी जी और चौधरी अजीत सिंह जी का हमारे परिवार पर बहुत बड़े एहसान हैं। भाई मनोवर की राजनीति वहीं से हमारी शुरुआत हुई थी, तो उनके एहसान हम नहीं भूल सकते। और जब उन्होंने हमारे घर पर आकर हमारा सम्मान बढ़ा दिया तो हमें फिर दोनों चीज़ें थी, उनका मान सम्मान भी रखना था और एक बीजेपी को हराना भी था। और बीजेपी को हमने राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के साथ मिलकर चुनाव हराने का काम किया है और राष्ट्रीय लोकदल का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और जनता की जो एक चाहत थी उसका भी मान सम्मान हमने उन्हें किया है। अच्छा, जो आपने जो बात कही है उस वक्त जयंत चौधरी ने भी आपको किसी न किसी बात से आश्वासन दिया होगा कि आप अगले इलेक्शन के लिए हम आपको वादा करते हैं, या आपकी भाभी ने भी कुछ वादे किए होंगे। क्या कुछ इस तरीके के सवालात जो कुछ हुए थे कुछ अंदर बैठ के, लेकिन क्या आप सच्चाई कुछ बताएंगे? आज खुल के सच्चाई बताएं। देखिए, ये बातें तो असल में एक रूम की बातें होती हैं, लेकिन चूँकि चलो आपने ये सवाल किया है तो मुझे उसका जवाब देना भी, मैं समझ रहा हूँ कि मुझे जवाब दे देना चाहिए। मेरी बातचीत हुई थी, लोकसभा चुनाव मुझे लड़वाने का वादा भी हुआ था, लेकिन किसी कारणवश लोकसभा चुनाव में टिकट होते होते लास्ट मोमेंट पे मेरा रह गया था। और उसके बाद भी फिर जो वादा हमसे विधानसभा का लिया गया था कि आपको अगर अभी नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश तो आपको विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर लड़ाएंगे। तो मैं उसी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जयंत चौधरी जी हैं और उन्होंने हमसे वादा किया, तो मैं तो लकीर का फ़कीर हूँ, जो मुझे बोल दिया तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लिया था। और आगे उम्मीद है कि वो अपना वादा निभाएंगे और आने वाले टाइम राष्ट्रीय लोकदल का बहुत ही मुफीद टाइम है। लोगों की नज़रें समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन पर लगी हुई हैं। आने वाली 2022 में मालिक ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, तो 2022 में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनने जा रही है बहुत भारी बहुमत से। अच्छा नाजरीन से अगर मैं बताता चलूं कि इस वक्त के जो किसान आंदोलन का जो असर पड़ा है वो पूरी इंडिया में पड़ा है। अगर हम इस सीट की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी के अगर गठबंधन हो जाता है तो कहीं ना कहीं इस पर भी एक तरीके से बहुत असर पड़ेगा।
अगर हम राष्ट्रीय लोकदल के किसी बड़े लीडर की बात करें तो इस सीट से जो हमारे बराबर में बैठे हैं, इससे अच्छे लीडर और इनसे बड़े लीडर शायद तालीम याफ्ता भी कोई नहीं हो सकते। और जिस खानदान से इनका ताल्लुक है, अगर उस पर भी बात की जाए तो शायद बात लंबी हो जाएगी। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी कुछ आपने शायद नॉलेज में आपके डालना चाहूँगा कि इस वक्त के जो राष्ट्रपति हैं, इन पर कुछ ओहदा नहीं, लोगों की समाज जो है सेवा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इस वक्त के राष्ट्रपति हैं, जो मुल्क के राष्ट्रपति होते हैं, उनसे डायरेक्ट इनकी बात है और इनके कुछ हमने फोटो इमेज भी देखी। चलिए हम इनको एक तरफ रखते हैं और इसी से जुड़ा हम एक सवाल करते हैं कि जैसे किसान आंदोलन चल रहा है और आप राकेश टिकैत साहब से भी मिले जाकर, तो आपसे उन्होंने क्या बातचीत की, कुछ थोड़ा बताएंगे? असल में जब राकेश टिकैत जी बहुत बड़े किसान नेता हैं और वह धरने पर गाजीपुर बैठे थे, तो बीजेपी की सियासत थी कि इनको यहाँ से उठाया जाए। 3 काले कानून हैं, उनके विरोध में हम वहाँ पर बैठे हैं किसान लोग। तो बीजेपी ने जो एक प्रोपेगेंडा अपनाया था और उन्हें वहाँ से उठाने की जो प्लानिंग की थी, उस टाइम आपने भी देखा होगा कि मीडिया में राकेश टिकैत जी ने एक भावुक होकर एक अपील की थी सभी लोगों से कि आओ, यह लड़ाई सबकी है और सबको यहाँ पर आकर इकट्ठा होकर यह लड़ाई लड़नी चाहिए और मैं जब तक नहीं उठूँगा, जब तक यह काले कानून वापस नहीं होंगे, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की हानि भी क्यों ना करनी पड़े, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। यह भावुक अपील जब लोगों ने मीडिया में देखी और फिर उसके बाद हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी, उन्होंने सीधा चौधरी राकेश टिकैत जी को फ़ोन करके, हालांकि यह राजनीतिक धरना नहीं था, लेकिन वह राजनीति में होने के साथ साथ एक बहुत बड़े किसान नेता भी हैं, उनके ऊपर किसानों की चौधरी चरण सिंह जी बहुत बड़े राष्ट्रीय लीडर रहे, किसानों के लीडर रहे, चौधरी अजीत सिंह राष्ट्रीय लीडर रहे, किसानों के नेता रहे हैं, तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी किसानों की भी थी। राजनीति के साथ साथ किसानों के हित में भी उन्होंने बहुत काम किए हैं, तो उनसे रहा नहीं गया और वह राजनीति को अलग रखकर राष्ट्रीय टिकैत जी का हौसला बढ़ाने का उन्होंने काम किया और फ़ोन पर उनसे बहुत मजबूत बात की कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें और आपके साथ पूरे किसान यूनियन का पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है और हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हैं और मैं सुभाष चौधरी जयंत सिंह जी को आपके पास भेज रहा हूं और यह आपके साथ यही लड़ाई लड़ेंगे, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। तो उस समय ऐसा माहौल बन गया था, लोग इतने भावुक हो गए थे कि किसी पर भी घर में नहीं रुका गया और मैं भी इत्तेफाक से मैं भी वहीं पर था दिल्ली, तो मैं चौधरी जयंत सिंह जी की तैयारी कर रहे थे वहाँ जाने की, तो मैं भी वहाँ पहुँचा हूँ और राकेश टिकैत जी से मिला हूँ और उनका हिम्मत हौसला बढ़ाने का काम किया है और चौधरी साहब से वादा किया था कि चौधरी साहब आप हिम्मत से लड़ाई लड़ो, आपके साथ आवाम है, किसान है और यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में एक ही आवाज़ पर आप यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे और यह जो आप काले कानून को वापस लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है और हम लोगों ने पूरा हौसला बढ़ाने का काम किया था। अच्छा, अगर मैं बताऊं, मैं अपने व्यूअर्स से बताना चाहूं कि ये तमाम मुल्क जो चल रहा है, ये सिर्फ राष्ट्रपति के साइन से जितना विकास होते हैं, लेकिन एक इस तरीके के देहात में रहने वाला शख्स समाजी एक तरीके से काम करते हैं, अगर इनको एक तरीके से लीडर चुना भी जाए तो कितना काम ये करा सकते हैं, शायद आप ही सोच सकते हैं। आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि जो मुनव्वर हसन जी थे, MP मुनव्वर हसन जी आपके बड़े भाई थे, मैं जब फील्ड में घूमता हूँ, इधर इलाके में मैं रहता हूँ, तो आपके बारे में लोग कहते हैं कि अगर दूसरा रूप है तो वो चौधरी कंवर हसन जी है और इस तरीके की बातें जब हम सुनते हैं, लोगों की चर्चा सुनते हैं, तो क्या आप चौधरी मुनव्वर हसन जी के रूप में लोगों की खिदमत करना चाहते हैं? देखिए, मुनव्वर हसन एक सेकुलर नेता थे और वह बहुत छोटी उम्र में अल्लाह के पास चले गए हैं, लेकिन यह है कि आज भी आवाम में उनकी बहुत चाहत है। मुनव्वर हसन जी नेता मेरे ख्याल से सदियों में पैदा होते हैं,
लेकिन हाँ, मैं ज़रूर चाहूँगा कि अपने भाई मुनव्वर हसन जी के नक्शे कदम पर चलकर उनका मैं 5 या 10% भी रोल अदा कर दूँ, तो आज यह जनता जो परेशान है, पब्लिक परेशान है, तो शायद वह कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति हो सकी है। मेरी बड़ी दिली इच्छा है, मैं चूँकि मेरे पास कोई पद नहीं है और अब तक कोई ऐसा मौका नहीं मिला है, लेकिन मैं संघर्ष कर रहा हूँ। अपने मुनव्वर हसन जी के जाने के बाद मैं सियासत में इन्वॉल्व हुआ था और जभी से मैंने उनको बहुत स्टडी किया है, क्योंकि मैं उन्हीं के पास रहता था, मुनव्वर जी के पास, और मैंने उनको बहुत डीपली देखा था कि वह बहुत, जितने बाहर से कड़क थे तो बहुत अंदर से बहुत नरम भी थे, और गरीब आवाम के लिए तो वह एक मसीहा के रूप में थे। लेकिन क्योंकि उम्र बहुत कम मिली तो मैंने वही सोचकर मैंने कहा यही चीज़ को मुझे आगे बढ़ानी है और शायद ऊपर वाला मौका दे। आज नहीं तो कल अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उसी तरह से उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर, जो मुनव्वर हसन की अक्षति है वो तो पूर्ति हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी एक जनता में यह मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर मुझे एक मौका मिलता है तो मैं भाई मुनव्वर हसन के सपनों को साकार करने का काम करूंगा, और जो जनता के दिलों पर एक जख्म है मुनव्वर हसन जी के जाने के बाद, उस जख्म को मैं मरहम लगाने का काम करूंगा, और जो उनकी उम्मीदें हैं वह पूरी करने का पूरा प्रयास रहेगा। और मैं चाहता हूं कि ऊपर वाला मुझे खिदमत का मौका दे। खिदमत मैं अब भी कर रहा हूं, कोई पद नहीं है, रात हो दिन हो मेरा द्वार हमेशा खुले रहते हैं। कोई भी गरीब हो, मजदूर हो, कोई भी किसी भी तरह का काम मेरे पास लेकर आता है तो मैं उसके साथ खड़ा होता हूं, और जो मेरे लायक है मैं काम करता हूं, मैं संघर्ष कर रहा हूं और करता रहूंगा। और मालिक ने चाहा आगे आने वाले टाइम में, या बहुत जल्द हो सकता है ऐसा टाइम आए कि मुझे कोई पद मिले और खिदमत करने का मौका मिले, तब मैं आवाम को यह बताऊंगा कि खिदमत ऐसे की जाती है और क्षेत्र का विकास इस तरह से किया जाता है। आप देखते होंगे नेता बहुत रहे हैं दिल्ली में। आज से 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं जानता था। अरविंद केजरीवाल नेता नहीं थे, लेकिन वह एक वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटी थी, और उन्होंने पूरा जो सांचा था वह खींच रखा था कि खिदमत कैसे की जाती है। खिदमत वादों से नहीं होती है, खिदमत आवाम को बहकाना, फुसलाना और उनको इमोशन से खेलने से खिदमत नहीं होती है। जनता के इमोशन से खेलकर आप वोट तो ले लोगे, क्योंकि हमारे यहाँ की भोली भाली जनता है, सीधी सादी जनता है। कोई भी एक नारा लगा देगा नेता तो उसी के पीछे लग जाएंगी, लेकिन फिर अपने आप को जो वह नेता चुन लेती है, फिर अपने आप को एक ठगा सा महसूस करती हैं। अरविंद केजरीवाल का मैं उदाहरण यह दे रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने जो ढांचा सींचा था उसको बहुत डीपली उन्होंने स्टडी किया था, और मैं भी अपने आवाम को, यहाँ के जो लोगों का टेस्ट है, मैं बहुत भली भांति जान चुका हूँ। आवाम को डेवलपमेंट भी चाहिए, विकास भी चाहिए, काम भी चाहिए, सिर्फ वादे और डायलॉगबाजी नहीं चाहिए। तो मैं चाहता हूँ अगर मुझे एक मौका मिलता है तो ऊपर वाले ने चाहा केजरीवाल की तरह मैं हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं मेरे पद से, अगर मेरे पे पद आता है तो हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं उससे लाभान्वित जरूर कराऊंगा, फ़ायदा जरूर पहुंचेगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, और ये सवाल भी अजीब सवाल है कि जो आप जिस बंगले में रहते हैं, कुछ इसका नक्शा भी राष्ट्रपति भवन जैसा है। इसकी क्या वजह रही है? आप लोग क्यों आपको समझ नहीं पा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, यह बहुत, जो घर है हमारा दादिलाई घर है, यह बहुत फीलिंग से बना हुआ घर है, सभी के इमोशन जुड़े हुए हैं। तो यह तो चलो ऊपर वाले, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को कि हम जब अंदर से भी इतनी चीज़ हम रखते हैं तो आप हमें मौका कुछ? देखिए, मैं जनता से अपील करता हूँ कि आपने सभी लोगों को यहाँ पर देखा है, यहाँ पर सभी लोगों को आपने चुन लिया है, कोई ऐसा नेता नहीं रहा है जिसको आपने मौका न दिया हो। मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में एक बार अपने इस छोटे भाई कंवर हसन को भी आप मौका देने का काम करें, और इंशाअल्लाह जब यह एक बार यह काम हो जाएगा तो आप मालिक ने चाहा, मुनव्वर हसन तो खैर बहुत बड़ी हस्ती थी, लेकिन ज़रूर आप यह देखेंगे कि दूसरा मुनव्वर हसन यहाँ पर आ गया है।
थैंक यू, जुड़े रहिएगा। आज हमने आपके जो सवालात थे, तमाम सवालात को शायद पूरा कर दिया होगा। अगर हमारे सवालात चौधरी कंवर हसन जी से जो किए गए हैं, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू आपका।